गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू दी एसपी स्मार्ट स्कूल। स्टूडेंट्स एज यू नो आपकी बिजनेस लॉ का जो प्रैक्टिस है वो भी आपके साथ साथ चल रही है। बिजनेस लॉ में जो सेकंड चैप्टर है बच्चे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये चैप्टर अकेला ही बच्चे 32 मार्क्स का है। तो इट मीन टू से जो बच्चे सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो ये चैप्टर अच्छी तरह पढ़ लें तो उनका जो बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट है वो पास हो जाएगा। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे बच्चे, इसका यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 है हमारा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है बच्चे, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो यहाँ पे बच्चे मैंने बड़े आसान की डेफिनेशन बताई है। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H। याद रखना है कॉन्ट्रैक्ट आपका किस सेक्शन के अंडर बताया गया हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज H। ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट इट एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है, मगर वो एग्रीमेंट जो होता है ना, वो लॉ के द्वारा एनफोर्स किया होना चाहिए। मतलब कि वो एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट ना हो, मतलब सोशल ऑब्लिगेशन हो, वो लीगल ऑब्लिगेशन हो। मीन टू से अगर मैंने किसी को पैसे दिए हैं तो अगर वो मुझे पैसे नहीं पे करेगा तो वो पैसा मैं कोर्ट के थ्रू ले सकता हूँ, तो उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट बोलूँगा कि मेरा एक एग्रीमेंट हुआ किसी के साथ कि मैंने उसे पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं। अगर वो पैसे नहीं दे पा रहा तो लीगल तरीके से पैसा मैं ले सकूँ, तो उसको ही कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट बच्चे दो तरह का हो गया। एक मैंने बताया आपको सोशल ऑब्लिगेशन होती है, एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है। तो यहाँ पे लिखा भी क्या हुआ है कि एन एग्रीमेंट गिविंग राइज टू द सोशल ऑब्लिगेशन इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब अगर किसी एग्रीमेंट में सोशल ऑब्लिगेशन बन रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर नहीं आएगा। मगर अगर एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन बन रही है तो बच्चे वो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर मेंशन करेंगे। मतलब जिस एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन बन रही है वही हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपने अगर किसी को कहा कि हम शाम को डिनर करने चलेंगे, तो अगर आप डिनर करने नहीं गए तो क्या सर वो कॉन्ट्रैक्ट है? बच्चे ये एग्रीमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगल ऑब्लिगेशन चाहिए। अगर डिनर करने नहीं गए तो वो लीगली कार्रवाई तो नहीं करेगा आपके ऊपर। तो इस इट मीन टू से सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें लॉ की एनफोर्सिबिलिटी होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखा सिंपल तरीके से कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। मतलब एक एग्रीमेंट होगा जिसको लॉ के द्वारा एनफोर्स किया गया होगा, उसी को ही मैं कॉन्ट्रैक्ट कहूँगा। इसलिए मैं सिंपल तरीके से कह सकता हूँ बच्चे, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है पर सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इसलिए बच्चे आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बोला हर एक एग्रीमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है बच्चे, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ मीनिंग, व्हेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। अगर हमने किसी को कोई प्रपोजल दिया था, उसने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, ठीक है, विद रिक्वाइस्टाइड कंसिडरेशन, किसी कंसिडरेशन के थ्रू। कंसिडरेशन हो गया कोई पैसों के थ्रू, मनी, कोई पैसे लिए होंगे, ये क्या एग्रीमेंट हो गया। व्हेन एग्रीमेंट इज एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, जब एग्रीमेंट एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ किया जाए तो वही कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब उसमें वो कानूनी तरीके से एक्सेप्ट किया जाए, उसको हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो हमारे एग्रीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस। हमने ऑफर किया, एक्सेप्टेंस हुई, वो एग्रीमेंट में आ जाएगा। पर यहाँ पे एग्रीमेंट और एनफोर्सिबिलिटी आएगा। अब एग्रीमेंट किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज ई, और कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लॉज एच। तो इन राइटिंग ज़रूरी होता है एग्रीमेंट, नॉट नेसेसरी। मगर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बच्चे नॉर्मली रिटर्न और रजिस्टर होता है। फिर एग्रीमेंट की बात करूँ, लीगल ऑब्लिगेशन होती है? नहीं सर, यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन होती है। फिर नेक्स्ट देखिए, एग्रीमेंट वन इन अदर
एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बताया हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, इसलिए एग्रीमेंट एक वाइड टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट एक नैरो टर्म है। ठीक है बच्चे। अब बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं कौन कौन से हैं, जैसे सेक्शन 10 के अंडर आते हैं एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज, लीगल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्स टू बी वॉइड, नॉट गिवन अंडर सेक्शन एट बट स्टिल्स आर एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये पॉइंट जो हैं ये चाहे सेक्शन 10 के अंडर नहीं आते हैं मगर फिर भी ये वैलिड है, एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? टू पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस। अब बच्चे के एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला मैंने बताया टू पार्टीज़, तो इट मीन टू से कॉन्ट्रैक्ट में ना बच्चे दो पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उनमें एटलीस्ट टू पार्टीज होनी चाहिए। एक इंसान अकेला खुद को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। एक इंसान खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एटलीस्ट टू पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड बच्चे ऑफर, देयर शैल बी एन ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी। तो यहाँ पे बच्चे ऑफर होना चाहिए एक पार्टी के द्वारा, फिर एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए यहाँ पे, बच्चे लॉफुल कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चे लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब हो गया कोई पैसे, जैसे मीटू से ए एग्रीज टू सेल हिज बुक टू बी फॉर ₹100। ए कहता है बी को मैं अपनी बुक्स सेंड करूँगा या बुक सेंड करूँगा ₹100 की। तो बच्चे मैंने एग्जाम्पल दी, मान लिया जाए ए अपनी बुक्स जो हैं बी को सेल कर रहा है ₹100 के लिए, तो बी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको क्या करूँगा ₹100 पे करूँगा, तो ₹100 क्या हो गया, कंसिडरेशन होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे लॉफुल ऑब्जेक्ट, मीन टू से जिसकी हम कंसिडरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो भी लॉफुल होनी चाहिए। मीन टू से उसको कानून ने मना ना किया हो, तो उस चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं। जैसे आप कहोगे किसी को मैं कोई ऐसा ड्रग्स हो गए, ठीक है, तो अगर हम किसी को सेल कर रहे हैं तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा बैन है उन चीज़ों को हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ला सकते। नेक्स्ट पॉइंट बोला कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट्स, सेक्शन 11। तो देखिए बच्चे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़ की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। तो देखिए बच्चे एक तो इसमें तीन चीज़ें याद रखनी है आपने। एक, एज जो है वो उसकी मेचोरिटी वाली एज होनी चाहिए, ठीक है, भले 18 ईयर से अबव होना चाहिए। सेकंड, साउंड माइंड का होना चाहिए। थर्ड, कि उसको ना हमारा देश का लॉ जो है वो अप्रूव करे कि ये इंसान हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इसमें तीन चीज़ें आ गई, मेचोरिटी भी होनी चाहिए एज की, साउंड माइंड होना चाहिए, और लॉ उसको अप्रूव करे कि ये इंसान यहाँ पे जो है हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। फिर नेक्स्ट बच्चे फ्री कंसेंट, मतलब कि अगर ए अपना कोई प्रोडक्ट बी को बेच रहा है तो दोनों फ्रीली कंसेंट करना चाहिए कि हाँ जी हम इसको खरीदना चाहते हैं, और कोई फ्रॉड ना हो, कोई चीटिंग ना हो ए के द्वारा। तो ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पॉइंट है बच्चे। फिर नेक्स्ट आया इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो ये पॉइंट मैंने बच्चे आपको पहले बताया था कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए, सोशल ऑब्लिगेशन नहीं चलती यहाँ पे। ठीक है, तो पार्टीज़ जो हैं वो लीगल ऑब्लिगेशन जो हैं वो क्रिएट करें। जैसे इसमें एक केस स्टडी थी कि एक हस्बैंड जो था वो फॉरेन कंट्री में था, उसने अपनी वाइफ को एक प्रॉमिस किया था कि मैं क्या करूँगा, आपको कुछ अमाउंट जो है हर मंथ पे करता रहूँगा। बाद में हस्बैंड ने नहीं पे किए होंगे तो वाइफ ने कोर्ट में स्यू कर दिया होगा उसके खिलाफ, तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उनका जो है सोशल एग्रीमेंट है, ये कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं था। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है बच्चे पॉसिबिलिटीज़ ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब कि जो हम वही एग्रीमेंट करेंगे जो हो सकता है। जैसे मैं आपको बोलूँगा मैं मैजिक से रेन ले आऊँगा, तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। फिर लीगल फॉर्मेलिटीज़,
तो जो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ चाहिए होंगी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए, वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी चाहिए। तो ये बच्चे आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। यहाँ पे हम लॉफुल कंसिडरेशन की जगह खाली कंसिडरेशन लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मनी की बात की है। बच्चे अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिडिटी के बेस पे, फॉर्मेशन के बेस पे और परफॉर्मेंस के बेस पे 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। तो अब उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले वैलिडिटी के बात करते हैं। वैलिडिटी के बेस पे बच्चे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल एन एग्रीमेंट विच इज़ बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक एग्रीमेंट जो बाइंड किया जाए और एनफोर्स किया जाए, ठीक है, लीगल तरीके से, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सेकंड बच्चे वाइड कॉन्ट्रैक्ट बच्चे हमारे पास सेक्शन 2 क्लॉज जे के अंडर आता है, ठीक है। तो साफ साफ लिख दो फिर से, सेक्शन 2 क्लॉज जे के अंडर आता है बच्चे। तो ये कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्ट के द्वारा एनफोर्स ना किया जा सके वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जिसको कोर्ट के द्वारा मान्यता ना मिले वो हमारे क्या होते हैं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे देखिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज आई के अंडर। एन एग्रीमेंट which is enforceable by law at the option or more parties thereto but not at the options of other or others is voidable contract। मतलब क्या होता है कि जैसे एक इंसान ने दूसरे इंसान से फोर्सफुली कोई चीज़ खरीद ली, मतलब ज़बरदस्ती ले ली कोई चीज़, ठीक है। जैसे ए ने बी से उसको डरा धमका के कोई चीज़ उसने उससे खरीद ली, किससे, ए ने बी से खरीद ली कोई डरा धमका के। अब बी पे डिपेंड करता है कि वो इसको कॉन्ट्रैक्ट मानता है कि नहीं मानता है, ठीक है। अगर वो नहीं मानेगा तो वो इससे ये कोर्ट के थ्रू कहेगा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, ये तो ज़बरदस्ती बनाया गया है वो, या तो उसको वो मान लेगा, वो उस पर डिपेंड करेगा अदर पार्टी के ऊपर। उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को एक बार फिर से देख लो बच्चे, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको कोर्ट नहीं मानता है, ठीक है, जिसको हम एनफोर्स करते हैं पर उसको जो है वो वैलिड एनफोर्स नहीं होता। उस तरह के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन पर डिपेंड करता है अदर पार्टी के ऊपर कि वो उसको जो वैलिड मानेगा कि नहीं मानेगा, ठीक है। तो वो हमारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो भैया 3 मैंने बता दिया आपको, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे आपने किसी को कोई वर्क दिया था एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, 20 डेज़ में आपने ये काम करके मुझे करके दे देने, तो उसने 20 डेज़ में नहीं किया, 30 डेज़ में किया। अब आपकी मर्ज़ी है उसको एक्सेप्ट करो या ना करो, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स या इलीगल एग्रीमेंट्स। तो वो कॉन्ट्रैक्ट या वो एग्रीमेंट जो इलीगल होते हैं, जिसको कानून नहीं मानता, तो वो हमारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाते हैं। फिर आते हैं अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिसको हम इम्पोज नहीं कर सकते, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, ठीक है। जो गुड्स इन सब्सटेंस होते हैं बट कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट्स की वजह से, ठीक है, उनको हम एनफोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या कहेंगे, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब बच्चे फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आ गए। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, बोल के भी कर सकते हैं, रिटर्न करके भी कर सकते हैं, स्पोकन के थ्रू भी कर सकते हैं, रिटर्न के थ्रू भी कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स बच्चे वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि इम्प्लाइड किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आपने अगर मान लिया जाए किसी रेस्टोरेंट में गए आप, और वहाँ पे आप बैठे थे, उन्होंने आपको चाय पिलाई, तो अब आप बोलोगे मैंने तो मंगवाई नहीं, आपने चाय कैसे दे दी, यहाँ पे टेबल पे कैसे चाय रख दी। तो बच्चे
अब वो उनका काम है सर्विस देना, उन्होंने आपको चाय पिलाई है, आपने चाय पी है, तो ये एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये आपको उसके पैसे पे करने पड़ेंगे। सेम विद आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, कूली ने सामान उठा के ले लिया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कूली की, तो ऑटोमेटिकली ये एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में आता है। फिर बच्चे उसके बाद हम बात आते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो गए जिसमें ना मतलब कि इसको आप कह सकते हो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मगर रिजेंबल किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आपको आपके घर में किसी और पर्सन का सामान आ गया, ठीक है, पार्सल आ गया आपके घर में, तो अब आपने पार्सल ओपन कर लिया और यूज़ करना शुरू कर दिया। आपने बोला मेरा सामान था ही नहीं, मैं इसको यूज़ करना शुरू कर दूँ, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी बच्चे, क्योंकि ये ऑलरेडी आप कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हो, चाहे वो बाय मिस्टेक से आ गए। तो ये हमारे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास होते हैं बच्चे ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट हो गए जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट होते होंगे, उसको हम ई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जैसे ईमेल्स होगी। ठीक है, ये हमारे ई कॉन्ट्रैक्ट्स में आ गए। फिर उसके बेच बच्चे उसके बाद आता है परफॉर्मेंस के बेस पे, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, एक होते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जिसमें बोथ पार्टीज ने अपनी ओब्लिगेशंस पूरी कर ली होंगी, बोथ पार्टीज परफॉर्म्ड रिस्पेक्टिव ओब्लिगेशंस, इन्होंने अपनी पूरी ओब्लिगेशंस पूरी कर ली होंगी, वो हमारे एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाएंगे। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में होगा या तो एक पार्टी ने अपनी जो ओब्लिगेशन पूरी नहीं की होगी या दोनों पार्टियों ने अपनी ओब्लिगेशन पूरी नहीं की होगी। तो एक यूनिलेटरल हो गया, एक बाईलेटरल हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। अब बच्चे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आया प्रपोजल ऑफर। डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंडर आती है। क्या कहा गया हुआ है, व्हेन वन पार्टी सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को सिग्निफाइज करती है हिज विलिंगनेस, अपनी विलिंगनेस को, टू डू करना है, और टू ऑब्स्टेन्स, ऑब्स्टेन मतलब नहीं करना है, स्टॉप। ठीक है, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद ए व्यू पॉइंट ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट, हमें दूसरे का एसेंट भी लेना है, एसेंट मतलब रजामंदी भी लेनी है, ऑफ द अदर टू सच एक्ट, कि आपको वो एक्ट करना है, या एब्सटेंसीज, इट इज़ सेड टू बी मेक एन प्रपोजल। एब्सटेंसीज हो गया मतलब नहीं करना है, तो इट मीन टू से इसको प्रपोजल कहा जाएगा। जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को कोई प्रपोजल भेज रहा है और दूसरे का एसेंट भी लेना है, ठीक है, चाहे उसने करना है कि चाहे नहीं करना है, उसी को प्रपोजल कहा जाएगा। अब टाइप्स ऑफ प्रपोजल पे आते हैं बच्चे, ये इसको हम टाइप ऑफ ऑफर्स भी कहते हैं। अब बच्चे टाइप्स ऑफ ऑफर में सबसे पहले हमारे पास जनरल ऑफर हो गया। जनरल ऑफर हो गया पब्लिक के लिए, जैसे मेरा मान लिया जाए कोई बैग गुम गया है, तो अब मैंने एक ऐड डाल दी है एडवर्टीज़मेंट पे कि अगर कोई मेरा बैग ढूंढ के लाएगा तो उसको मैं 5000 रुपीज़ पे करूँगा। तो कोई भी लेकर आ जाए पब्लिक में से तो उसको 5000 रुपीज़ पे कर दूंगा, वो हमारा जनरल ऑफर हो गया। ठीक है बच्चे, सेकंड हो गया बच्चा स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है। ठीक है, जैसे ए अपनी गाड़ी बेच रहा है बी को, तो बी खरीदेगा ना, बी की जगह को और थोड़ी खरीद सकता है, तो ये हमारा स्पेसिफिक ऑफर हो गया। फिर हमारे पास है एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर में हो गया आपने अपनी बात खुलकर कही किसी को, ठीक है, वो हमारा एक्सप्रेस ऑफर हो गया। जैसे आपने किसी पर्सन को कहा कि आप मेरा ये सामान उठाओगे, या मुझे जैसे एक ऑटो वाले को बोला मुझे इस जगह पे जाना है तो आप मुझे छोड़ के आओगे, तो वो हमारा एक्सप्रेस ऑफर हुआ। इम्प्लाइड ऑफर हो गया कि आपको वो मानना पड़ेगा। जैसे मान लो आपका लगेज जो था वो एक कूली ने उठा लिया और आपका अपनी जगह पे पहुंचा दिया एक जगह पे, तो अब आप उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, ये इम्प्लाइड ऑफर हो गया। आपने उसको बोला नहीं पर उसने इम्प्लाइड हो गया आप पर, तो इस तरह का ऑफर जो होगा वो इम्प्लाइड ऑफर में आएगा। बच्चा एक आता है हमारे पास कंडीशनल ऑफर, सॉरी पहले हमारे पास था काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में क्या हो गया कि जैसे मान लिया जाए कि ए बी को कह रहे हैं कि आप मेरा घर जो है वो 10 लाख में खरीदोगे, तो बी कहता है कि नहीं जी मैं इसको 8 लाख में खरीदूंगा। तो इसका मतलब बी उसको एक्सेप्ट कर रहा है मगर कंडीशन लगाकर, उस तरह के ऑफर को हम कहेंगे काउंटर ऑफर। इसको आप बच्चे कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि आपको इजी से ये चीज़ें समझ आ जाएँ। उसके बाद बताते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर जो होता है बच्चे, इसको हम कहते हैं आइडेंटिकल ऑफर्स। आइडेंटिकल ऑफर, इसको मैं ध्यान समझना इसको, जैसे ए और बी है। ए कह रहा है कि
मैं अपना घर आपको 10 लाख में बेचूंगा, ये कहता है कि मैं आपका घर 10 लाख में खरीदूंगा। अब बच्चे ये भी ऑफर दे रहा है, ये भी ऑफर ही दे रहा है, दोनों सेम, ये भी ऑफर दे रहा है, सेम ऑफर दे रहा है, ये भी 10 लाख ही बोला, इसने भी 10 लाख बोला, मगर यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है। ये भी ऑफरर है, ये भी ऑफरर है, क्योंकि इसने कहा मैं 10 लाख का घर बेचूंगा, इसने बोला मैं आपका घर 10 लाख का खरीदूंगा। अब दोनों में अमाउंट भी सेम है और ऑफर, दोनों ऑफर हैं, तो इस तरह के जो ऑफर होंगे उसको बच्चे हम क्रॉस ऑफर बोलते हैं। तो इस तरह के जो ऑफर होते हैं ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाते हैं, ठीक है। फिर बच्चे हमारे पास स्टैंडिंग ऑफर आ गई, नाम से पता चल रहा है स्टैंडिंग ऑफर मतलब अभी ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं की गई हुई है, अभी टाइम लगेगा इसको, तो उस तरह के ऑफर्स को हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर, ये कंटिन्यूइंग ऑफर, ये ओपन ऑफर, ठीक है बच्चे। बच्चे अब पढ़ते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। तो ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो ऑफर जो होना चाहिए या तो एक्सप्रेस किया जाना चाहिए, ठीक है, एक्सप्रेस मतलब या तो कंडक्ट के थ्रू या हमारे स्पोकन वर्ड्स के थ्रू, ठीक है। तो उससे ये जो ऑफर है वो एक्सप्रेस किया जाना चाहिए या इम्प्लाइड हो जाए। पर इम्प्लाइड मतलब जैसे आपने ट्रैफिक सिग्नल पे कार रोकी आपने, तो फिर बताता हूँ बच्चे, जैसे आपने ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रोकी है कार अपनी, तो मे बी जैसे कुछ लड़के होते हैं गाड़ी साफ करना शुरू कर देते हैं आपकी, तो इस तरह के ऑफर को हम इम्प्लाइड ऑफर बोलते हैं। उसको हमें पैसे पे करने पड़ते हैं, एक रीजनेबल पर्सन पे कर देता है उसको, ये इम्प्लाइड ऑफर होता है। तो ऑफर एक्सप्रेस होना चाहिए, इम्प्लाइड होना चाहिए। तो ऑफर स्पेसिफाइड होना चाहिए, जनरल होना चाहिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिए हुए हैं। फिर ऑफर लीगल रिलेशन क्रिएट करे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया बच्चे आपको कि लीगल रिलेशन क्रिएट होना चाहिए ऑफर के थ्रू। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर ए ने बी को अपनी बर्थडे पार्टी पे बुलाया है, ए ने बी को बर्थडे पार्टी पे बुलाया और बी जो है वो बर्थडे पार्टी पे पहुंच जाता है, पर ए जो होता है वहाँ पे नहीं होता, तो बी अगर स्यू करता है कोर्ट पे ए के खिलाफ कि उसने, तो बच्चे अगर बी स्यू करता है ए को कोर्ट में कि भाई इसने तो मुझे बर्थडे पार्टी पे बुलाया और खुद वहाँ अटेंड नहीं था, तो ये हमारा लीगल रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये सोशल रिलेशन है, इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ऑफर नहीं माना जाएगा। फिर कहता है ऑफर क्लियर होना चाहिए, ये भी पॉइंट होना चाहिए, और कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी, जिसको हम ऑफ़र कर रहे हैं उसको ऑफरी बोलते हैं, उसके साथ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट होना चाहिए, ठीक है। ऑफर कैन नॉट कंटेन एनी नेगेटिव कंडीशन, इसमें कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चे बोला हुआ ए मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज़ नॉट एन ऑफर, मतलब कि जैसे एक पर्सन ने कोई ऑक्शन के लिए लोगों को बुलाया था, बाद में ऑक्शन जो है वो कैंसिल हो गई, तो ये जो कुछ अगर कोई एक पर्सन आया हो, मान लो बी आया वहाँ पे, तो वो कोई स्यू नहीं कर सकता, क्योंकि इंटेंशन जो है वो ऑफ़र नहीं होती है, ठीक है। और अब हमें पता होना चाहिए कि ऑफ़र के बीच में और इनविटेशन टू ऑफ़र के बीच में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं हम। ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र। ऑफ़र क्या हो गया, व्हेन वन पर्सन एक्सप्रेस हिज विल टू अनदर पर्सन टू डू और नॉट टू डू समथिंग टू टेक हिज अप्रूवल इज़ नोन एज ऑफ़र। तो जब एक इंसान दूसरे इंसान को कोई बात कहता है कि आपको ये करनी, या वो इंसान जो पहला इंसान है करने के लिए ना करने के लिए कह रहा है, ठीक है, दूसरे इंसान को उसका अप्रूवल ले रहा है, तो उसको हम ऑफ़र कहते हैं। तो इनविटेशन टू ऑफर क्या होगा, व्हेन ए पर्सन एक्सप्रेस समथिंग टू अनदर पर्सन टू इनवाइट हिम टू मेक एन ऑफर, इट इज़ नोन एज इन्विटेशन टू ऑफर। जब एक इंसान कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है अनदर पर्सन को, उसको इनवाइट कर रहा है कि आप ये ऑफ़र लो, उसको हम इन्विटेशन ऑफ ऑफर कहते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर जो है ऑफ़र का सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंडर आती है, यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई हुई है, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है आपकी ऑफ़र। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू रिसीव ऑफर फ्रॉम पीपल्स एंड नेगोशिएट द टर्म्स ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज विल बी क्रिएटेड। तो कहता है एग्रीमेंट बनाने के लिए ऑफर ज़रूरी होता है, यस, इन्विटेशन नो। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, दी ऑफर बिकम्स एन एग्रीमेंट व्हेन एक्सेप्टेड, ऑफर एग्रीमेंट बन जाता है जब एक्सेप्ट होता है। इन्विटेशन टू ऑफर बिकम एन ऑफर, तो मैंने बोला इन्विटेशन टू ऑफर बिकम एन ऑफर व्हेन रिस्पॉन्डेड बाय पार्टी टू हुम इट इज़ मेड। तो इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, बिकम एन ऑफर, ऑफर बन जाता है जब रिस्पॉन्ड होता है तब,
ठीक है बच्चे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास आ गया एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट टर्म बच्चे आई एक्सेप्टेंस, सेक्शन 2 क्लॉज बी, व्हेन द पर्सन इज टू whom the offer is made signifies his assent thereto the proposal is said to be accepted। जैसे एक पर्सन ने बी को कोई प्रपोजल दिया था और बी ने उसकी एक्सेप्टेंस ले ली, तो उसी को हम कहते हैं प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। जब प्रपोजल एक्सेप्ट होता है उसी को ही हम प्रॉमिस मानते हैं। कुछ एसेंशियल पढ़ लेते हैं जो एक वैलिड एक्सेप्टेंस में होना चाहिए। पहला पॉइंट है बच्चे, दैट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब बच्चे एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चे एब्सोल्यूट का मतलब हो गया कि जो भी एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, पूरी कंप्लीट, और अनक्वालिफाइड नहीं किए जाने वाली एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक जैसे कि ए ने बी को ऑफ़र किया कि मैं आपको अपना घर 30 लाख में बेचूंगा। बी ने कहा ठीक है 20 लाख में अभी पे कर दूंगा, 5 लाख के मैं आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा। अब इस ऑफ़र को ए रिजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये जो है एब्सोल्यूट भी है, कंप्लीट है पूरी की पूरी, और अनक्वालिफाइड भी है। तो इस तरह के ऑफर्स को हम कह सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होती है। तो पहला पॉइंट बच्चे मैंने बता दिया कि जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। मतलब ऐसी एक्सेप्टेंस हो जिसको अनक्वालिफाइड ना किया जा सके, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट आया एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड मतलब प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट की जाने वाली एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मीन टू से, जैसे ए ने बी को कोई, मान लो कोई वर्क दिया है, ए ने बी को कोई वर्क दिया कि आप ये काम ख़त्म कर लेना। बी ने अपनी सिस्टर को बोला सी को कि आप ए को बता देना मैंने काम ख़त्म कर लिया हुआ है, और सी ने जो था वो ए को नहीं बताया कि काम ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई है। तो एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड और रीजनेबल मोड। तो जैसा मोड बताया गया होगा उसी मोड पे एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट की जाएगी। मतलब जैसे ए ने बी को कहा कि आप मुझे जो है आंसर मैसेंजर पे दे देना, ठीक है, और बी ने जो आंसर था एक्सेप्टेंस, जो प्रपोजल का एक्सेप्टेंस थी वो उसने ईमेल के थ्रू दी। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी क्योंकि रीजनेबल मोड नहीं है। तो इस पॉइंट में ये डिस्क्राइब किया गया हुआ है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्सिस। तो इसमें टाइम लिमिट की बात की गई हुई है। जैसे कि मैं किसी ए बी को कहता है कि आप ये मेरे बनानास जो हैं ये आप सेल कर देना 50 kg बनाना, दैट इज़ ऑफ 500 रुपीज़, तो आप इसको सेल करना। बी इसको एक्सेप्ट करता है 4 डेज़ के बाद, तो वो एक्सेप्टेंस जो है वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी क्योंकि टाइम लैप्स हो गया हुआ है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हमें याद रखना। नेक्स्ट बच्चे देखिए, एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड एन ऑफर। नेक्स्ट आ गया एक्सेप्शन मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड। तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस उसी इंसान को देनी है जिसके लिए एक्सेप्टेंस की गई हुई है। मतलब जिसको हमने प्रपोजल दिया है, जो ऑफ़र दिया हुआ है, वही पर्सन एक्सेप्टेंस देगा। ये स्पेसिफिक ऑफ़र की बात आई है यहाँ पे, ठीक है। तो जब स्पेसिफिक ऑफ़र होगा तो जिस पर्सन को बोला गया वो वही एक्सेप्टेंस देगा। नेक्स्ट बच्चे देखिए, रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूएबल। अगर एक बार ऑफर रिजेक्ट हो गया तो वो तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब रिन्यू किया जाएगा, मतलब नया फ्रेश ऑफर बनाया जाएगा तब एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं। एक्सेप्टेंस में डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, और वैलिड जो इनके पॉइंट्स हैं एसेंशियल वैल्यू पॉइंट्स वो भी आपको आने चाहिए।